नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी उनकी मांग पर उत्तम गुणवत्ता की PPE किट्स, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निर्णय सीएम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी जिलों के IMA के पदाधिकारियों तथा सिविल सर्जन के साथ हुई बैठक में लिया गया। बैठक में ये निर्णय भी लिए गए कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए भी विशेष आर्थिक पैकेज में हरियाणा के निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, नर्सिंग होम और डेंटल क्लिनिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई निजी डॉक्टर कोरोनाग्रस्त हो जाता है तो उसका इलाज भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा। वहीं राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, जन स्वास्थ्य, रोग अनुसंधान इत्यादि में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। रोहतक जिले के गांव मदीना स्थित रामकृष्ण परमहंस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र मुकुल देसवाल सुपुत्र रणवीर सिंह ने स्टूडेंट इनोवेशन चैलेंज 2020 में भारत के टॉप 100 इनोवेटर्स में अपना स्थान बनाया है। नासा स्पेस सेंटर द्वारा आयोजित तथा स्मार्ट सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित स्टूडेंट्स इनोवेशन 2020 के अंतर्गत नव परिवर्तन व चुनौतियों का सामना करने हेतु विद्यार्थियों से उनके विचार व तकनीकी को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे वे संसार को किस तरह से बदल सकते हैं। इसमें 3 शीर्षक थे: स्पेस टेक्नोलॉजी, कोविड-19 सॉल्यूशन और न्यू इनोवेशन। RKP के छात्र मुकुल ने न्यू इनोवेशन के अंतर्गत अपने विचार व तकनीकी को साझा किया, जो वैश्विक स्तर पर नवनिर्माण व नव परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। विद्यालय के निदेशक रविंद्र दांगी ने विद्यालय के सभी सदस्यों को, छात्र के अभिभावकों और विषय अध्यापकों को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद MDU अध्यक्ष सन्नी नारा ने बताया कि उनके संगठन द्वारा लगातार संघर्ष करने की वजह से NCET ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के DPED और BPED कोर्स को मान्यता प्रदान की है। नारा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिस पर खेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन कोर्स को दोबारा से आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति राजवीर सिंह को बार इन कोर्स को शुरू करने के लिए ज्ञापन सौंपे गए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस कोर्स को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदर्शन भी किया गया, क्योंकि इस कोर्स से बहुत सारे छात्रों को फायदा हो सकता है। लॉकडाउन 4 शुरू होते ही हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कुछ रियायतों की घोषणा की है। इन रियायतों में हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन शुरू करने की छूट भी CM मनोहर लाल ने दी है। उन्होंने बताया कि नई हिदायतों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबंध जारी रहेंगे और बाकी क्षेत्र को ऑरेंज जोन मानकर सामान्य गतिविधियां चलाई जाएंगी। CM ने बताया कि प्रदेश के अंदर व अन्य प्रदेशों के लिए बस सेवाएं मंगलवार से शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 5 स्टार मोटर वाले 1000 ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक लगाए जा चुके हैं। शेष 4000 कनेक्शन 30 जून तक लगा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली बिल संबंधित त्रुटियों को हेल्पलाइन नंबर 1912 यानी 1912 पर ठीक करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन 6000 कैदियों को पैरोल दी गई थी, उनकी पैरोल अवधि अगले 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातौली जाट का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। युवक दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता था। 15 मई को दिल्ली से आने के बाद नारनौल जिला अस्पताल में सैंपल दिए थे। रविवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से कोविड-19 अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। उसके घर पर उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता हैं, उनका भी सैंपल लिया जाएगा। दूसरी ओर युवक से संपर्क में आए लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला महामारी प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा के अनुसार युवक IGL कंपनी में काम करता था। उन्होंने बताया कि सैंपल देने के बाद वह घर पर ही था, उसका अधिक लोगों से संपर्क नहीं हुआ है। ऐसे में यह हेल्थ विभाग के लिए राहत की बात है। दूसरी ओर राहत की खबर यह है कि 3 RPSF के कर्मी व एक युवक ने कोरोना से जंग जीत ली और रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब जिला में कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। 7 मई को मिले 4 कोरोना पॉजिटिव में से 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करके 1 सप्ताह के लिए घर पर एकांतवास में रहने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार फिलहाल जिले में कोविड-19 के 4 एक्टिव केस हैं। डॉक्टर अशोक ने बताया कि 14 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अटेली में लिए गए सैंपल में एक अटेली निवासी युवक की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई थी। युवक 13 मई को गुरुग्राम से आया था और वहां सब्जी मंडी में कार्य करता था। इसके बाद अटेली के वार्ड नंबर 9 को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक गुजरवास के युवकों से भी मिला है। अगर गुजरवास के युवक संक्रमित हुए तो इसकी एक बड़ी चेन बन जाएगी तथा संक्रमित लोगों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है। उधर रेवाड़ी जिले में भी फायर ब्रिगेड का एक कर्मी रविवार को पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या 9 हो गई है। शहर के उत्तम नगर निवासी या फायर ब्रिगेड कर्मी दिल्ली में कार्यरत है और छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था।
लॉकडाउन 4 पूरे देश में सोमवार से लागू हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने इसमें कई छूट दी है जो 4 में भी लागू रहेंगी। इस दौरान ट्रेनें चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में देश के दूसरे हिस्सों से कई ट्रेनें आ रही हैं। लोगों को रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में काम कर रही है, मगर लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। अब ऐसे में हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा रोडवेज बसों को चलाने का ऐलान किया है। यह बसें दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले पलवल और नारनौल रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक आएंगी और जाएंगी। इसके लिए बाकायदा एक समय सारणी तय की गई है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार पलवल से सुबह 9:30 बजे और नारनौल से 9:30 बजे सुबह बसें दिल्ली के लिए जाएंगी। सरकार ने टिकट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। बसों की टिकट के लिए आपको हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप टिकट ले सकेंगे। यहाँ टिकट लेने से पहले आपको छोटी सी प्रक्रिया है जिसे पूरा करना होगा, जैसे आपको कहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ पर बसों के किराए से लेकर समय की पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। देश में एक और चक्रवाती तूफान अम्फान दस्तक दे चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी का अनुमान है कि इस तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। कई मायनों में यह तूफान साल 2014 में आए हुदूद तूफान से काफी भयावह और विध्वंसक हो सकता है। 2014 में आए तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश समेत कई मैदानी राज्यों में भयंकर तबाही मचाई थी। हुदूद तूफान के वक्त आईएमडी की चेतावनी पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने जमकर तैयारियां की थी। लगभग 300 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए थे और 3 लाख से ज्यादा लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया गया था। यही कारण था कि मौत के आंकड़ों को काफी कम संख्या पर सीमित किया जा सका। हालांकि सरकारी और निजी संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ था। तूफान की भयावह रफ्तार, तेज बारिश और अन्य प्राकृतिक घटनाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा बारिश और तूफान के बाद पैदा होने वाली भूखमरी, विस्थापन और कोरोना जैसी समस्या इस बार काफी समस्या पैदा कर सकती है। हुदहुद या अन्य तूफानों के वक्त भारत को सिर्फ तूफान से ही लड़ना था। इस बार कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे भारत के लिए यह तूफान दोहरी मुसीबत पैदा कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह तूफान हुदहुद ही नहीं, अब तक के बाकी तूफानों से भी भयानक हो सकता है। इस पर CWB हिंदी न्यूज की तरफ से एक स्पेशल एपिसोड भी तैयार है, जो कि आप चैनल के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली में क्या खुलेगा और किन सेवाओं में छूट मिलेगी, इस पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब तक 10,054 केस हैं और 160 लोगों की अब तक मौत हुई है। हालांकि 4485 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी 45% लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यह बीमारी हाल फिलहाल जाने वाली नहीं है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में क्या सेवाएं बंद रहेंगी, सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर पर पाबंदी जारी रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रम भी बंद रहेंगे। नाई की दुकान, सैलून, स्पा बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर मनाही रहेगी। रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। कार पूलिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो सेवाएं चालू रहेंगी वो इस प्रकार से हैं। बस सेवा पूरी दिल्ली में शुरू होगी। एक बस में केवल 20 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति होगी। बस में सवारियों के बैठने से पहले स्क्रीनिंग होगी। ट्रांसपोर्ट खुलेगा। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा में एक यात्री की इजाजत होगी। टैक्सी में सिर्फ 2 यात्रियों को ले जाने की इजाजत होगी। ग्रामीण सेवा में 2 यात्री की छूट होगी। प्राइवेट गाड़ी चलेगी। गाड़ी में 2 यात्री, बाइक पर 1। ऑड इवन के हिसाब से सभी बाजार खुलेंगे। जरूरी सामान की दुकानें रोज खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी तरह की इंडस्ट्री खुलेंगी। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। निर्माण कार्य शुरू केवल दिल्ली में रहने वाले मजदूरों के साथ। कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी। सबके लिए मास्क अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा के लिए विस्तृत डेटशीट जारी कर दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। डॉक्टर निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर CBSE बोर्ड परीक्षा के पूरे शेड्यूल के बारे में बताया। इसके अलावा CBSE ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी 10वीं और 12वीं की पूरी डेटशीट अपलोड कर दी है। CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रही है। किस क्लास के लिए किस विषय की परीक्षा किस तारीख में और किस समय में आयोजित की जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आप डेटशीट में देख सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी 10वीं और 12वीं क्लास की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
मोदी सरकार की तरफ से दिए गए राहत पैकेज का सोमवार को भारतीय बाजार पर असर देखने को नहीं मिला। सप्ताह में कारोबार के पहले दिन ही सेंसेक्स 1068.75 अंक की गिरावट के साथ 30,028.98 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 313.60 अंक की गिरावट देखी गई। सोमवार को निफ्टी गिरकर 8,823.25 पर बंद हुआ। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राहत पैकेज के आखिरी ऐलान के बाद सबकी निगाहें कारोबार के पहले दिन पर टिकी हुई थी। ऐसे में सोमवार सुबह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 150.53 अंक ऊपर तो वहीं निफ्टी 21.45 पॉइंट ऊपर खुला। हालांकि बाजार के खुलने के आधे घंटे में यह बढ़त गिरावट में बदल गई। इसके बाद दिन भर ही इसमें गिरावट का ट्रेंड जारी रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपया 33 पैसे कमजोर हो गया। कारोबार के पहले दिन की समाप्ति पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया टूटकर 75.91 रुपये पर बंद हुआ। आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, लेकिन इस लॉकडाउन की अच्छी बात यह है कि इसमें अब आपको घर की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सभी ई कॉमर्स कंपनियों ने पूरे देश में अपनी सेवा बहाल कर दी है। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब आप ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में भी हर तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यानी गैर जरूरी उत्पाद जिनमें टीवी, फ्रिज, एसी या कूलर भी शामिल है, आप खरीद सकते हैं। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने अपनी साइट से रोक हटा दी है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट बिना झंझट के खरीद सकते हैं। सभी साइटों ने अपने सभी प्रोडक्ट से पाबंदी हटा दी है। आप सामान सिलेक्ट कर तुरंत डिलीवरी पा सकते हैं। बता दें कि लॉकडाउन 4 में कई सेवाओं को छूट मिली है, जबकि कुछ सेवाओं पर पहले की तरह पाबंदी जारी है। ट्रेन, प्लेन, मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, स्कूल, कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग को खोलने का फैसला किया है। एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपने कुछ मौजूदा प्रीपेड प्लान्स में बदलाव किए हैं। रिलायंस जियो ने अपने 4G वाउचर्स की वैलिडिटी बढ़ाई है, जबकि एयरटेल अपने कुछ प्लान्स में अब पहले के मुकाबले डबल डेटा दे रहा है। देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है और ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां वर्क फ्रॉम होम यूजर्स को लुभाने के लिए प्लान में बदलाव कर रही हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने वर्क फ्रॉम होम प्लान लॉन्च किए थे, जिनकी वैलिडिटी अब पहले से ज्यादा कर दी गई है। दूसरी तरफ एयरटेल ने अपने वाउचर्स के साथ डबल डेटा की शुरुआत कर दी है और अब हर दिन 4 GB तक डेटा दिया जा रहा है। एयरटेल की बात करें तो कंपनी ने अपने 98 रुपए के टॉपअप में डेटा बढ़ा दिया है। पहले इस पैक में 6 GB डेटा मिलता था, लेकिन अब आपको इसी पैक में 12 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होगी। एयरटेल ने 500 रुपए के वाउचर पर टॉक टाइम भी बढ़ाया है। पहले इतने में 423.73 रुपए मिलते थे, लेकिन अब आपको 480 रुपए मिलेंगे। इसी तरह 1000 रुपए के टॉपअप पर अब 960 रुपए मिलेंगे। इससे पहले 847 रुपए मिलते थे। बात करें रिलायंस जियो की तो हाल ही में कंपनी ने 3 वर्क फ्रॉम होम वाउचर्स लॉन्च किए हैं। इनके साथ कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये मौजूदा प्लान में एड ऑन पैक की तरह काम करते हैं। ओनली टेक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन टॉपअप के साथ कुछ वैलिडिटी भी मिलती है। जैसे अगर मौजूदा प्लान की वैलिडिटी खत्म होती है तो आगे 1 महीने तक ये प्लान काम करते रहेंगे। ये 3 प्लान 151 रुपए, 201 रुपए और 251 रुपए के हैं। 151 रुपए के प्लान के साथ 30 GB तक डेटा मिलता है। 201 रुपए के प्लान के साथ 40 GB डेटा, जबकि 251 रुपए के प्लान के साथ 50 GB डेटा दिया जाता है। आइए बात करते हैं आज के इतिहास की। 1571 मिग्यूल लोपेज डी जगाजपी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला की स्थापना की। 1881 आधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल अतातुर्क का जन्म हुआ। 1904 टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का निधन हुआ। 1910 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर भारतीय इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नाथुराम गोडसे का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1913 भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ। 1926 बेनितो मुसोलिनी ने इटली को फांसीवादी राष्ट्र घोषित किया। 1930 श्वेत महिलाओं को दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1934 रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ। वो अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक हैं। 1979 हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ। 1996 प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन हुआ। 1999 भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए।